वह देश कौन सा है कविता राम नरेश त्रिपाठी जी ने बहुत ही अच्छा कहा गया है कि जिस देश के अंदर इतनी सारी चीजें हो वो देश कौन सा है, तो वो भारत देश है। चलो बात करते हैं कविता में, मैं समझा रही हूँ आपको बराबर। मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियां जहाँ सुधा की धारा बह रही है, सिंचा हुआ सलोन वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाद मेवे सब अंग में सजे हैं वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियाली लहकती आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। जिसमें दधीचि ध्यानी हरिश्चंद्र कर्ण थे, सब लोगों का हितैषी वह देश कौन सा है। 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवा दूजा वह देश कौन सा है। वो देश कौन सा है, भारत देश है। तो हमें इस कविता के अंदर देखना है कि हमारे देश के अंदर कितने सारे विद्वान लोग हो गए, कितनी सारी चीजें हैं। हमारे देश के अंदर बहुत सारी गिरी यानी पहाड़ आए हुए हैं, बहुत सारी पौराणिक संस्कृति से जुड़ा हुआ हमारा भारत देश है। इन संस्कृति और सभ्यता से हमारा देश जो है वो एक परिपूर्ण देश माना जाता है। इन सारी चीजों को हमें इस कविता में पढ़ना है। देखो वह देश कौन सा है, कक्षा 5। ये जो है हमारे भारत देश का नक्शा बताया गया है। देश का पूरा नक्शे के अंदर आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे खेल बताए गए हैं, बहुत प्राणी पशु फेस्टिवल, लोगों के रीति रिवाज, लोगों की सभ्यता और लोगों का रहना, लोगों का पहनावा। बहुत सारे कुतुब मीनार, दिल्ली बताया गया है, गेट बताया यानी अशोक चक्र दिखाया गया है। यानी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हमारा प्रतीक जो फूलों में माना जाता है कमल, उसको बताया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रकृति किसे कहते हैं, पहले देख लो। प्रकृति के माध्यम से देखें तो प्रकृति एक प्राकृतिक पर्यावरण है जो हमारे आसपास होती है, जैसे कि हवा, पानी, जमीन, आग, आकाश जैसे आदि प्रकृति है। बिना हम लोग इन धरती पर इनके बिना, प्रकृति के बिना हम लोग इस धरती पर नहीं रह सकते। हरियाली किसे कहा जाता है कि हरे भरे पेड़ पौधे हो, विस्तृत फैलाव हो यानी ज्यादा मात्रा में फैला हुआ हो, जंगल हो जैसा हो, उनका समूह हो, हरियाली का समूह हो, पेड़ पौधों का समूह हो। जैसे कि बरसात के वजह से चारों ओर हरियाली छा जाती है, उससे हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। सेकंड पेज। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि कंद, कंद किसे कहा जाता है। कंद यानी जैसे कि पौधा जिसका जड़ भून कर या उबाल कर खाया जाता है, और वो जो जमीन के नीचे होता है, जमीन के अंदर होता है उसको, जैसे कि आलू, पोटैटो, सूरकन, सूरकन और सूरकन यानी આપણે सूरण, और शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो यानी सकरिया गुजराती में कहिए तो वो सारी चीजें जो होती है वो हमें इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर मिलती है। कवि का परिचय देखेंगे। हमारे इस कविता के कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी, जिनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1879 को सुल्तानपुर जिले के कोईरीपुर में हुआ था। इनकी शिक्षा आगरा में हुई। त्रिपाठी जी की प्रारंभ शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। हाई स्कूल के लिए वो जैनपुर जिले में गए। एक कृषक परिवार में जन्मे राम नरेश त्रिपाठी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व अत्यंत प्रेरणादायी था। उनका जन्म जो हुआ था वो
कृषक परिवार में हुआ, यानी किसान के परिवार में हुआ। आवाज नहीं, म्यूट कर दो जिसका भी ऑन हो वो। हिंदी भाषा के पूर्व छायावाद युग के कवि थे। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य सभी पर उन्होंने कलम चलाई। अपने 72 ईयर्स यानी 72 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी। ग्राम गीतों का संकलन करने वाले एवं हिंदी के प्रथम कवि थे, जिनकी कविता कौमुदनी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन अंतिम यात्रा में 16 जनवरी 1962 को किया। राम नरेश त्रिपाठी जी की कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: मिलन, पथिक, मानसिक, स्वप्न, मारवाड़ी, मनोरंजन, आर्यगीत, शतक। इन सारी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाएं की है। हाँ श्लोक क्या है? ये अभी पूछने का टाइम है। जयंत प्रेम लोक वफाती, चाचा अजनबी, पैसा, परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन आदि नाटक भी उन्होंने रचे हुए हैं। आगे हम देखें तो पहली हमारी कविता का भावार्थ देखेंगे। कविता का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि मनमोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां, वह देश कौन सा है, वह देश कौन सा है। कवि पूछते हैं कि वह कौन सा देश है जो सबके मन को मोहने वाली प्रकृति की गोद में बसा है। हमारे भारत देश की हम बात करें तो हमारा भारत देश पर्वतों से, पहाड़ों से, जंगलों से, नदियों से, वनों से, उद्यानों से, बगीचों से, अनेक ऐसे क्षेत्रों से, मैदानों से भरा हुआ है, जिसके चरणों को सागर धोता है। हमारे भारत देश में सागर भी है, सागर के किनारे भी है, इसीलिए सागर के किनारों को भारत के चरण कहा गया। और वो जैसे पानी एक वेव्स आती है ना, तो पानी जैसे आगे आता है जमीन की ओर, तो आकर छू कर वापस चला जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे चरण धो रहा है। जहाँ की नदियां अमृत के समान जल की धारा बहती है। नदियों के पानी को अमृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वो मानव जीव के लिए या किसी अन्य जीवों के लिए वो लाभदायी नहीं है, क्योंकि वो सोल्टेड है, खारा पानी है, जो अधिक मात्रा में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए नदियों के पानी पीने लायक होते हैं, इसीलिए उसको अमृत का नाम दिया गया, जिसका मुकुट हिमालय है। हमारे भारत देश की शान जो है वो हमारा हिमालय है, जिसको मुकुट कहा गया, यानी राजा जैसे सर पे मुकुट पहनता है तभी वो राजा प्रॉपर लगेगा। वैसे हमारे भारत देश का मुकुट जो है वो हिमालय है। वह कौन सा देश है जिसके स्वर्ग जैसा सुख है? वह कौन सा देश है? कवि ये कहना चाहते हैं बच्चों को, छात्रों को, कि वो कौन सा देश है जिस देश में स्वर्ग जैसा महसूस होता है। वो हमारा भारत देश है। आगे जिस देश की नदियां कलकल करती हुई अमृत के समान जल की धारा बहाती है, इन्हीं अमृत रूपी धाराओं के कारण सारा देश हरा भरा रहता है। जिस देश की नदियां इतनी कलकल कलकल बहती है, जंगलों से निकलती है, झरनों से निकलती है, निकलते हुए बहते हुए समुद्र से, सागरों से जाकर मिलती है, ऐसी नदियां कल 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 की आवाज की धारा से बहती है, अमृत रूपी धाराओं से बहती है, वह सारा देश हरा भरा रखती है। जल जीवन के लिए अनमोल है।
जल और जीवन, जीवन के लिए जल जरूरी है और जल जो है उससे ही जीवन है, वो अनमोल माना जाता है। वह देश कौन सा है जिसके मुकुट की तरह हिमालय एक उसकी शोभा बढ़ाता है? यदि नहीं, यह आने वाली मुसीबतों से भी देश की रक्षा करता है। हिमालय ऐसा पहाड़ है जो अड़ग खड़ा है, आने वाली मुसीबतों से, दूसरे देशों से आने वाली तकलीफें, मुसीबतें से हमें बचाता है। वह कौन सा देश है जहाँ रसीले फल उगते हैं? देखो, फल पौधे आप उगाने, या मैं तो उगाने नहीं गई, फिर भी सीजनेबल फल हमें मौसम के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से हमें फल मिल जाते हैं। फलों का राजा आम जो होता है वो अपने अंदर अपने आप जैसे मिठास भर कर आया हो, एक खट्टापन लेकर आया हो, एक मीठापन लेकर आया हो, ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस करते हैं उसे छूकर, उसे देखकर, उसे खाकर। तो ऐसे फल उगते हैं। वह देश कौन सा है जिसमें हमेशा फल कंद मेवे लगते हो, तथा ऐसा देश की सभी दिशाओं में रसीले फलों से बागान सजे हो? वो देश कौन सा है? वो देश कौन सा है? दूसरी पंक्ति, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे। वो 3 लाइनें ऊपर वाली हमने ले ली, कहने का मतलब अभी और 3 लाइनें लेनी है, भारत के सिवाय वहां तक। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब, नहीं सॉरी, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियाली लहकती आनंदमय जहां, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है? जिसके दधीची दानी हरिश्चंद्र कर्ण से सब लोगों का हितैषी, वह देश कौन सा है? 36 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सेवा दूजा, वह देश कौन सा है? तो ऐसा ही हमारे देश के अंदर बात कही गई है। पहली पंक्ति में उन्होंने कहा कि जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे। कवि पूछते हैं कि वह देश कौन सा है जहाँ सुंदर सुगंधित फूल खिले हुए हैं, जहाँ पर्वत है, दिन रात वो फूल हंसते हैं, खेलते हैं, वह देश कौन सा है? जहाँ पर्वत, मैदान, वनों में हरियाली लहराती है, मैदानी गिरी वनों में हरियाली लहराती है, वो आनंदमय यानी खुशमय, खुश मिजाज वाला, वह देश कौन सा है? जो किसानों का देश है, जिसके अनंत धन से धरती भरी है। अनंत यानी किसानों से ही हमारा अन्न भरा हुआ है, वो अनंत देश कौन सा है? जिसमें नदियां अपने अमृत समान मीठे जल से धरती एवं पेड़ पौधों को सींचकर देश को हरा भरा बनाती है, वह देश कौन सा है? जिस देश में दधीची ऋषि थे, वो हो गए, वो ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे, वो हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, कर्ण हो गए, लोगों के हितैषी यानी हित इच्छे वाले, शुभ होने वाले, शुभ चिंतक हो गए, वह देश कौन सा है? भारत सिवा दूजा, वह देश कौन सा नहीं है? वो भारत देश है। देखो, एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे कि सूर्योदय होते ही जिस प्रकार सुंदर फूलों की सुगंध से सारा संसार सुगंधित हो जाता है, दिन रात उस सुगंधित वातावरण में सदा मुस्कुराते प्रतीत होते हैं, ऐसे पर्वतों से नदियों का अमृत धारा बहती है, जिससे मैदान और वनों में हरियाली फैली जाती है, जिससे वृक्ष खुशी से लहराने लगते हैं। कवि पूछते हैं कि वह देश कौन सा है? कहने का मतलब, जहाँ पे भी फूल उगे हुए हैं, जो उद्यान में उगे हुए, जो बगीचे में उगे, वो कितना सुगंधित हो जाता है। आप देखोगे कि तो लोगों को प्लांट्स का बहुत शौक रहता है, पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक रहता है, तो वहां पर भी ऐसे रात रानी आती है जो रात में महकती है, तो इतनी अच्छी सुगंध कौन लाता है? थोड़ी ना कोई परफ्यूम के दुकान वाला परफ्यूम लाकर उस पे छिड़क देता है।
नहीं। अगर ऐसा होता तो सारी जगहों पे आर्टिफिशियल परफ्यूम, आर्टिफिशियल फूल देखने को मिलते, लेकिन नहीं, ये तो कुदरत की देन है, ये तो प्रकृति की देन है जो हमें दी गई है। पर्वतों से और नदियों से, जो पहाड़ों से निकलने वाला अमृत रूपी पानी जो है वो झरनों के माध्यम से नदियों तक पहुंचता है और नदियों का पानी हमारे तक पहुंचता है। कवि पूछते हैं कि वह देश कौन सा है जो सदैव से सबका हितैषी है। सदैव, हमेशा। नदी को कोई ऐसा बोलने गया कि नहीं भाई तुझे रोज पानी देना पड़ेगा। फूलों को कोई ऐसा बोलने गया कि नहीं आपको फूल हर रोज देने पड़ेंगे। फलों को बोला गया कि आपको ऋतु के आधार पर आपको हमें फल देने पड़ेंगे। नहीं, वृक्ष निस्वार्थ है, नदियां निस्वार्थ है, हमारी प्रकृति मनुष्य और जीव मात्र प्राणी के लिए निस्वार्थ है। वो हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम मनुष्य जिसके अंदर सोचने की समझने की ताकत है, ऐसे मनुष्य इस प्रकृति को, इस वातावरण को बिगाड़ देते हैं। तभी न जाने बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे संकट, मुसीबत, तकलीफें हमारे मनुष्य के लिए उत्पन्न हो जाती है। काल से ही सबका भला, प्राचीन काल से ही सबका भला चाहता रहा है। ये प्राचीन पौराणिक जमाने से ही हमारे देश में प्रकृति हम लोगों को हेल्पफुल रही है, बहुत कुछ दे रही है। जिसके पास कभी गिना ना जा सके वो वैसा उनके पास अचरज बहुत सारे हरे भरे मैदान, खुले मैदान है, खेत है, मैदान है, वन है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है जो आनंद पूर्वक लहराते हैं। इससे धरती हरी भरी पड़ी है, जिसके कारण यह संसार सबसे श्रेष्ठ कहलाता है। तो संसार में केवल हरे भरे खेत, मैदान, ऊंचे ऊंचे पेड़ जो आनंद पूर्वक लहरा रहे हैं धरती पर, ये भरे पड़े हैं, ये संसार के सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। वह देश कौन सा है जिसके महादानी ऋषि दधीची हो गए। महान दानी थे दधीची ऋषि, सत्यवादी थे, न्यायप्रिय थे। हरिश्चंद्र और दानवीर कर्ण जैसे महान परोपकारी महापुरुषों की बात हुई, ने जन्म लिया जहां 36 करोड़ लोगों ने एक सेवक के रूप में काम किया। वह देश कौन सा है? 36 करोड़ लोगों ने इस देश में जन्म लिया, वह देश कौन सा है? अंतिम पंक्ति को देखेंगे। देखो, उन्होंने कहा कि जैसे जिसके पास गिना ना जा सके अनंत धन है, हरे भरे खेत, मैदान, ऊंचे पेड़, आनंद पूर्वक है, धरती भरी पड़ी है इन सब से, ऐसा देश कौन सा है? महान दानी दधीची, सत्यवादी, न्यायप्रिय हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण जैसे महान परोपकारी पुरुषों ने जन्म लिया। 36 करोड़ लोगों ने एक सेवक के रूप में काम किया। वह देश हमारा कौन सा है? ऐसा कवि कहते हैं। वह देश, जिस देश में जन्मे करोड़ों देशभक्तों ने इसका गौरव बढ़ाया। देखो, लोगों ने काफी जान दी है हमारे देश के लिए, इसीलिए देशभक्तों का नाम आया, गौरव बढ़ाया। कवि के अंत में उत्तर देते हुए कहते हैं कि वह देश कोई और नहीं बल्कि हमारा देश भारत ही है। हमारा देश भारत ही है। वह देश कौन सा है, वो प्रश्नार्थ चिन्ह में आया। अंत में कवि उत्तर भी दे देते हैं कि वह भारत देश हमारा है। तो इतनी सारी चीजें, इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया, इतने सारे प्रकृति, वातावरण, सभी लोगों ने हमारे देश के प्रति बहुत सारा सहानुभूति दिखाई। वह देश जो है हमारा, वो भारत देश है। तो वह देश कौन सा है? कविता मैंने आज आपको पढ़ाई। कविता के शब्दार्थ जो है वो आपको लिखने हैं। देखो, मैं बता देती ही हूँ। कविता लिखनी है टेक्स्ट बुक में, कविता के शब्दार्थ लिखने हैं टेक्स्ट बुक में कविता के बाद।
प्रश्नों के उत्तर फिल इन द ब्लैंक्स टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है, क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं नोटबुक में। पहले सुन लो। हाँ, तो कौन सी लैंग्वेज में बोला बेटा? मैंने बोला तो सही, ट्रू एंड फॉल्स लिखो, क्वेश्चन आंसर नोटबुक में टेक्स्ट बुक में थोड़ी कविता लिखते हैं। नोटबुक में क्वेश्चन आंसर, नोटबुक क्वेश्चन आंसर, अरे यार क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने हैं, प्रश्न 4 टेक्स्ट बुक में लिखना है, फिर भाषा से वो भी टेक्स्ट बुक में लिखना है। फिर आपको ये भी टेक्स्ट बुक में लिखना है, वाक्य बनाओ, भारत देश में हिमालय आया हुआ है, ऐसे वाक्य बनाओ, वो भी टेक्स्ट बुक में, ये भी टेक्स्ट बुक में। ये 5 टाइम वर्ड्स है जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। एक शब्द को 5 बार लिखो, मोहिनी 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 5 बार, सुधा 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 5 बार, गिरी 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 5 बार। तो 5 टाइम्स लिखने नोटबुक में आपको। और लास्ट में जो दिया है उसमें आपको अभी कुछ नहीं करना है। कविता में किन महापुरुष के नाम आए वो बताने हैं, उनके नाम एवं कार्य संपूर्ण चर्चा करो, वो आपको चर्चा करनी है। तो यहाँ पे कविता के माध्यम से